वेलकम बैक नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। जी नसीम साहब, सवाल तो आपको मैंने छोड़ दिया था कि पाकिस्तान में किस तरह बेरोजगारी खत्म की जा सकती है। कोई भी कंट्री है ना जी, अगर उसको हम लोग देख लें वेस्ट में या जो हमारे बिल्कुल करीब गल्फ है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का बिगेस्ट पार्ट होता है ना, वो कंस्ट्रक्शन होता है। और पाकिस्तान हैज़ बीन एक्चुअली द फर्स्ट कंट्री टू अनाउंस द कंस्ट्रक्शन पैकेज। अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो कंस्ट्रक्शन से पैसे कहाँ से लाएं? कंस्ट्रक्शन के लिए पैसों की जरूरत नहीं होती जी, गवर्नमेंट रेगुलेटर होती है। आप साजगार एनवायरनमेंट बनाते हैं, जो गवर्नमेंट ने पूरी एफर्ट्स की हैं और बनाया भी है, उसके बाद तो इन्वेस्टर खुद ब खुद आता है, बिकॉज आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लेके आते हैं। गवर्नमेंट का काम पैसे लाना या बिजनेस करना या वेल्थ क्रिएट करना नहीं है। गवर्नमेंट का काम है एज ए रेगुलेटर। पाकिस्तान के हालात इस किस्म के हैं कि बाहर के लोग यहाँ आके मकान बनाना शुरू लेकिन अभी ये जो अभी इस पिछले 2 महीने में सबसे हाईएस्ट आई है फॉरेन से एक्सचेंज, उसकी क्या बेसिक वजह है? सबसे बड़ी वजह तो जिस मुल्क में कानून इस तरह का हो कि वो कब्जा कर लेते हैं। अभी 33 अरब रुपए एलोकेट किए ना, जो बैंकों को ट्रेनिंग दी जा रही है। स्टेट बैंक ने परसों कहा कंस्ट्रक्शन की स्टेट पर 5% का, और वो बैंक आजकल ट्रेनिंग दे रहे हैं लोगों को कि वो हाउसिंग के लिए जो पैसे लोगों को प्रोवाइड किए जाए। अगर मैं आपको इस तरफ लेके आऊँ कि गवर्नमेंट जब फैसिलिटेट कर रही है इस इंडस्ट्री को ऊपर उठाने के लिए, एट द सेम टाइम अगर हमारी इंडस्ट्री के दूसरे वर्टिकल्स जैसे सीमेंट है या बेसिक रॉ मटेरियल्स हैं, वो डिमांड एंड सप्लाई पे उनकी प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़े बगैर हम उनकी कॉस्ट बढ़ा देते हैं। तो जो फायदा एक बाहर वाले इन्वेस्टर इसमें एक और भी नुकसान होगा। अगर ज्यादा लोग मकान बनाना शुरू कर देंगे जी, तो जो चीजें बाजार में महंगी हो जाएंगी। नहीं, कैसे होंगे जी? इकोनॉमीज ऑफ स्केल है ना जी, डिमांड हो जाएगी। वो सिर्फ सप्लाई अगर ठीक रही, नहीं अगर सप्लाई ठीक रही तो महंगी नहीं होगी। उससे फिर अगर आप शॉर्टेज क्रिएट करेंगे तो फिर चीज महंगी होती है। इंडस्ट्री को भी तो आप चांस देंगे ना ग्रो करने का, मतलब उतने लाइसेंस भी तो इशू करें ना साथ स्टील के, सीमेंट के। ऐसे नहीं है, जब कैपेसिटी हमारे पास है, बिल्कुल है। हमारे 220 मिलियन लोग हैं, 65% यूथ है। आप कह रहे हैं हमारी इंडस्ट्री 400 बिलियन रुपीस एवरी ईयर जो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी में आपको पता है कि यहाँ जमीनों के बड़े फड्डे हैं, जिस तरह बहुत सारी गवर्नेंस, आई एग्री विद वो सारे बहुत सारी चीजें जो हैं वो स्ट्रीमलाइन हो चुकी हैं। देखिए हर चीज को हमें ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट, सिर्फ मकान बनाएंगे या कंस्ट्रक्शन में और भी कुछ नहीं जी, सिर्फ ये मकान बनाना काफी नहीं है, हमें नए शहर बनाने हैं, कम्युनिटी बिल्डिंग करनी है, उससे अकॉर्डिंग उसके रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर रेज करना है। इसमें हर चीज इन्वॉल्व होगी, टेक्नोलॉजी तक इसमें आएगी। एतमाद बनाना बड़ी देर लगती है। आप देखो पाकिस्तान में जो हाउसिंग प्रोजेक्ट लोग बनाते हैं, हाउसिंग स्कीमें बनाते हैं, वो लोग पैसे लूट के खा गए। जब वो किस्तों पर लोग देते हैं तो अब तो एतबार ही खत्म हो गया। स्वाय चंद एक लोग जिनको लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं, वो अगर सुबह ऐलान कर दें कि ये जो रावी फ्रंट रिवर है मैं बनाना चाहता हूँ, यकीन करो बन जाएगा, मैं किसी का नाम नहीं लेता। तो ये भी बताओ ना कि यहाँ तो फ्रॉड बहुत है। नहीं, आप देखें अगर फ्रॉड होता है तो वो एक बंदे की वजह से नहीं होता, 2 लोगों की वजह से होता है। एक जिसके साथ हुआ, एक जो करता है। अब हमें भी जिसके साथ हुआ वो कैसे, उसकी ड्यू डिलिजेंस करनी चाहिए ना। अब गवर्नमेंट उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। जिसके साथ फ्रॉड हो गया उसको गवर्नमेंट को कंसोल करना चाहिए, अप्रूव कर दी। आप इसको एक तरह से देखिए, दुबई में तेल है, दुबई में नहीं है जी, दुबई में तेल नहीं है ना। वहाँ की कंस्ट्रक्शन दुनिया में किस शहर से कम है? दुबई की अमलदारी। थैंक यू जी, गुड गवर्नेंस। सॉरी मैंने इंटरप्ट किया जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आपको। ये मसाइल हैं, ये मसाइल आर वन वर्ड, गुड एंड बैड गवर्नेंस। आपने अगर कानून बनाया है और कानून तोड़ रहा है और कानून तोड़ने वाला जो है वो सरबराह है मुल्क का, आप क्या करेंगे? आपने 56 कंपनियां बना दी हैं, वो कहाँ गई जी? इम्पैक्ट जो है ना वो थोड़ा देर में जो कंस्ट्रक्शन में जो चेंज है ना, ये लाइफस्टाइल का नहीं, कल्चर का चेंज है। Exactly. हम लोग स्किल्ड और क्वालिफाइड में डिफरेंस ही नहीं कर पाते। ये इंशाल्लाह चेंज होगा। नहीं, जो लोग बाहर से इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे सबसे पहले अपनी उस आइडेंटिफिकेशन नहीं, बाहर की इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड नहीं। अब जैसे गवर्नमेंट अगर 33 अरब रुपए एलोकेट करती है, आपका फोकस क्या है? आपका फोकस है लो कॉस्ट प्रोजेक्ट हाउसिंग स्कीम्स, ठीक है ना, क्योंकि आपके यहाँ लोगों के पास घर नहीं है। अब जब आप लो कॉस्ट प्रोजेक्ट हाउसिंग स्कीम करते हैं तो वो घर जो होते हैं वो एक लिमिटेड जो एलोकेशन है उसके अंदर वो बनते हैं, और जो बंदा लेता है वो उसको आप किस्तों में पैसे दे रहे हैं। अगर आप पीली टैक्सी चला देंगे तो फिर तो टैक्सी तो अफगानिस्तान चलेगी, तो आप उसके पीछे नहीं जा सकते। पहले आपने पीली टैक्सी में पैसे लौटाए हैं ना। तो अब ये चीज सिर्फ इतनी है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसकी आप मैं इनसे पूछा था, हाउसिंग एंड फिजिकल प्लानिंग जब डिपार्टमेंट बना था तो यूब खान के जमाने में टाउनशिप ग्रीन टाउन बना, एशिया की सबसे बड़ी स्कीम। 10 रुपए पर मंथ था और चपड़ासी मकान बना लेता था। मैंने खुद 1988 में आया तो मैंने 18 हज़ार की अलॉटमेंट की, मुझे पता है। वजह यह है कि बाद में फिर कमर्शलाइज हो गया, हर अदारे ने किया, और खासतौर पर जो LDA, CDA, GDA, KDA, ये फ्रॉड शुरू हो गया। अब उसमें प्लाट मुझे कई DG LD जो चीफ सेक्रेटरी बने, मुझे उन्होंने कहा कि LDA में प्लाट नहीं लेना। वजह यह गवर्नमेंट के अदारे भी जो है वो इस सिलसिले में बिल्कुल फेयर नहीं है।
देखिए ना। देखें अब ये जो है ना, कोई भी चीज़ एक तरफ से शुरू होती है, हम उसको जनरलाइज नहीं कर सकते। अगर आप कह रहे हैं ना फ्रॉड हो गया, हो सकता है, फ्रॉड दुबई में भी हो जाता है, न्यूयॉर्क में भी, लंदन में भी हो जाता है, बट उसके तरीके डिफरेंट है। यहाँ लूपहोल्स ज़्यादा हैं। अब गवर्नमेंट ने जो 33 अरब जो कैसे कह रहे हैं ब्रिगेडियर साहब रखा है, वो सारे डिपार्टमेंट्स को उन्होंने सब्सिडाइज करना है। इसको उठाने के लिए एक माहौल बनाना है, हर इंडस्ट्री उसमें इन्वॉल्व होगी, उसमें इंडिविजुअल्स भी इन्वॉल्व होंगे। जैसे आपने कहा कि मुझे क्या फ़ायदा, अब ये सारा फ़ायदा तो एंड यूज़र तक पहुँचेगा। अब सिर्फ लो कॉस्ट हाउसिंग तो नहीं बननी, मिक्स यूनिट्स भी बनने हैं जिसमें मिक्स यूज़ बिल्डिंग्स होती हैं, मिक्स यूज़ कम्युनिटी सेंटर्स होते हैं, नए सिटी आबाद होने हैं। हमने सस्टेनेबल एनर्जी के पीछे जाना है। जब ये ग्रो करेगी तो हमारी एनर्जी आएगी, स्कीम है जी, ये कामयाब हो जाएगी। बिल्कुल होगी जी। हमारे पास कोई और कोई हमारे पास है चांस हम होपफुल नहीं हो, उसके अलावा तो अगर हमारे हमने पास चेक चारा एंड ही नहीं। बैलेंसेस ठीक कर लिए तो इंशाल्लाह जो कंट्रोल्स है वो भी इम्प्रूव हो रहे हैं, ठीक हो रेगुलेटर गया। उस पर पूरी मैं कोशिश कर साहब रहे हैं। आपसे आता फिर उधर जाता हूँ। वजह यह है कि जिसको कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ पी फूंक फूंक कर पीता है। पाकिस्तान में जो हमारे बाहर के मुल्कों में लोग रहते हैं, फॉरेन रेमिटेंसी भिजवाते हैं, उनके साथ जो फ्रॉड हुआ, और जो यहाँ फिर एक डेस्क बने और साबका हुकूमत ने कहा फॉरनर के लिए इन्होंने बनाया, उनमें जो ऐसे ऐसे लोग शामिल हो गए जो उनसे प्रॉपर्टियाँ खरीद लेते थे, उनको डरा भी देते थे। हालांकि उनकी ड्यूटी ये थी कि उनकी जो चीज़ें खरीदी हैं उनकी हिफाजत की जाए, उनको वापस की जाए जिन्होंने कब्जा किया उनमें से। लेकिन उन्होंने कहा हमें दे दो। यार यहाँ मसला ये कि एतमाद की इतनी कमी है, हुकूमत जो है वो वन विंडो ऑपरेशन में कामयाब नहीं हो सकी, बैड गवर्नेंस है। ये प्रोजेक्ट तो अच्छे हैं, चलेंगे कैसे? मैं आपसे अर्ज करता हूँ, जैसे बिल्डिंग बनाने में साल लगते हैं, शहरों को आबाद करने में साल लगते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करने में भी, ख़राब होने में भी, टाउन आ गया, चूहे आ गए, साल लगते हैं। उसको ठीक करने के लिए 2 साल में आप समझते हैं कि ये एकदम से बुझा। 3-4 इंडिकेटर्स हैं और वो बहुत उम्दा इंडिकेटर्स हैं। पहला इंडिकेटर तो ये है, ब्रिगेडियर साहब ने 5-10 मिनट पहले जिक्र भी किया। आप देखिए दुनिया में इकोनॉमिक डाइव है, सारी इकोनॉमीज, बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, कोई 10%, 20%, 30%, इंडिया 24%, हमारी 2%। मगर बाहर से जहाँ से हमारे पैसा आता है, वहाँ से अगर हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है तो जाहिर है जहाँ इकोनॉमी डाउन हुई है तो वहाँ भी तो हमें पैसा नहीं आना चाहिए। ये कैसे है कि पिछले 3-4 महीनों से लगातार पिछले साल के मुकाबले में 30%, 25%, ज़्यादा पैसा पाकिस्तान में आ रहा है। इसका जवाब सिर्फ ये है कि जो हमारे एक्सक्यूज मी, उसका रीज़न मैं अर्ज करने लगा हूँ, ये नहीं गेस नहीं कर रहा है। उसका रीज़न ये है कि हमारे जो लोग बाहर बैठे हुए हैं और जो हुकूमत के ऊपर जैसे जो उनको जहर का टीका लगा था कि वो इन्वेस्ट करते थे, उनकी इन्वेस्टमेंट ज़ाया हो जाती थी, अब उनको कॉन्फिडेंस है कि उनकी इन्वेस्टमेंट ज़ाया नहीं होगी। अभी तो ये बारिश के शुरू के खतरे हैं, देखिए और कितना आता है, ट्रस्ट लेवल बहुत बढ़ गया। और जब ये हो जाता है, जब आपके अपने लोग करेंगे तो फिर दूसरे भी आएंगे, क्योंकि मनी बिगेट्स मनी। और जब पाकिस्तान में जब आपने देखा, जब इन्होंने एक बड़ी गलत चीज़ की थी, पिछले हुकूमत थी जिसने भी किया कि आपने इंटरेस्ट बैंकों के बढ़ा दिए थे, अमेरिका, बरतानिया, बैंक ऑफ शंघाई सब आ गए थे, जहां आपने उसको कंट्रोल किया, ओवरनाइट चले गए। आप होपफुल हैं कि ये मंसूबा जो है अगर इस पर चेक एंड बैलेंस हो ठीक हो? होपफुल से ज़्यादा हूँ, बहुत खुश। साहब, चूँकि प्रैक्टिकल लाइफ और है, थ्योरी और है, यहाँ मसलन जब एक गवर्नमेंट एलोकेशन करेगी किसी फंड की कि इतने मैंने बिलियन किया है और लोग इससे फ़ायदा उठा सकें, तो आपको पता है जिनके मकान नाम नहीं है लेकिन है मकान उनके, वो भी अप्लाई कर देते जब एक और मकान से ही। मतलब हर एक कौम का जो मजमूई करैक्टर है वो तो हमारे सामने, हम भी उनमें शामिल। क्या समझते हैं कि क्या किया जाए, वो तजवीज़ भी दें? बिल्कुल, मैं तो आपसे इससे ज़्यादा एग्री नहीं कर सकता कि हम सिर्फ लीडरों को कहते रहते हैं, हम खुद भी उतने ही करप्ट हैं जितने। ऐसा ही है। मतलब अगर आप किसी रेडी वाले के पास फ्रूट लेने खरीदे और खड़े हों और आप तरफ देखें ना वो क्या दे रहा है, अपनी कॉस्ट पे वो देगा, लेकिन वो इंश्योर करेगा कि 2-3 सड़े हुए दाने ज़रूर डाले दरमियान। ये हमारा नेचुरल कैरेक्टर है। तो ये तो चीज़ है, जहाँ ये तो चीज़ है, हम धोखा देना, झूठ बोलना, इस तरफ हम तो लीडरों की बातें करते रहते हैं ना। हम लोग भी उसके, अगर हम लोग सही हो तो हम सही आदमी के लिए वोट ना करें। आपके यहाँ क्या करप्शन होती है, वो जब वोट देने का वक्त आता है, वो कोई बंदा खड़ा होता है, कहते यार चल कोई 2-3 अरब रुपये खा लेने आए थे साड़ी बिरादरी, कीमे वाले ना, हाँ है तो साड़ी बिरादरी जाते, बिरादरी को वोट दे दे। अब बात यह कि तजवीज़ तो इसमें एक ही है, और कोई तजवीज़ होनी, मैं तो हुकूमत में हूँ नहीं, लेकिन तजवीज़ एक ही है कि आप जो
जो काम करने चाहते हैं उसके अंदर जो बॉडी आप बना रहे हैं उसके अंदर आप रेगुलेशंस ऐसे बनाएं जो फूल प्रूफ हो और फिर आप उनको इम्प्लीमेंट करा सकें जिससे आप लीकेजेस जो हैं वो कंट्रोल कर सकें। बॉडी में competent हो, नालायक ना हो। आज इमरान खान बॉडी कंपिटेंट हो, competency नहीं, भी बड़ी इसमें- आज इसमें इमरान एक खान की चीज़ इंटेंशन पे आपको शक नहीं है, लेकिन गरीब आदमी पिस रहा है आज। आप देखिए बेसिक कमोडिटीज की कीमतें कहाँ पहुंची हैं, लोगों के पास खाने के लिए आटा नहीं है। भाई आप गांव में चले जाएं, कहीं चले जाएं, वो कहते हैं यार अगर रोटी है ना तो वो प्याज से भी खा लेगा, चटनी से भी खा लेगा। जब आप रोटी ही नहीं उसको मुहैया करेंगे, भाई 1100 रुपए 1150 रुपए आप आटा कर देंगे, तो इमरान खान साहब को सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए? सिर्फ बातों से तो बात नहीं होगी। अब उन्होंने एक और शोशा छोड़ दिया कि यूथ फोर्स का इजलास बुलाऊंगा, उसके जरिए इन्फ्लेशन कंट्रोल, टाइगर फोर्स के जरिए इन्फ्लेशन कंट्रोल। आपको इसमें कोई लॉजिक नजर आता है? किसने उनको ये मशवरा? बल्कि वो लड़ाई दंगा फसाद, क्या टाइगर फोर्स के पास वो लीगल लॉज मौजूद हैं? यहाँ तो आपको पता है, आप खुद हुकूमत में अब उन्होंने मॉडिफाई प्राइस कंट्रोल कमेटियां होती हैं, नहीं, अकाउंटेबिलिटी कमेटीज होती हैं। मॉडिफाइड सर है ही नहीं, प्राइस कंट्रोल कमेटी है ही कोई नहीं। नहीं कर सकता। करने बात मैं है। इसमें एक छोटी सी ऐड कर देता हूँ। अप्लाई करने के लिए गवर्नमेंट जो अभी इस वक्त नादरा का काम कर रही है ना, डेटा सबके पास है। जिसका डेटा में नाम नहीं होगा वो अप्लाई नहीं कर सकता, और जिसका डेटा है उसकी पूरी डिटेल्स है। तो मतलब हम लोग वी आर वेरी क्लोज टू मेकिंग इट फुल प्रूफ कि घर वो कर ही नहीं सकेगा। तो ये अब हम उस दौर से निकल गए हैं कि कोई फ्रॉड कर लेगा। मैं पैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। नाज़रीन, हम जो मर्जी कुछ कर लें और हुकूमत जितने मर्जी फंड मुख्तस कर ले, जब तक मन हैसल कौम, हम बिल्कुल ईमानदारी से काम नहीं करेंगे, ना बेरोजगारी ख़त्म होगी और ना महंगाई ख़त्म होगी। ये प्रोग्राम रोज़ाना हम करते रहते हैं, क्रिटिसाइज़ भी करते रहते हैं। जिस तरह ब्रिगेड साहब ने कहा कि हम खुद भी कैसे हैं, हमें अपना भी जायज़ा लेना चाहिए। वजह यह क्या, हम इंसान हैं तो इंसानों को इंसानों की तरह समझाया जा सकता है, या उसको दूसरे तरीके से समझाया जाए, उसे मारा जाए, सजाएं दी जाएँ। सिविलाइज माशरों में ऐसा नहीं होता, तो ख़ास तौर पर मुसलमान मुल्क जो पाकिस्तान है, इसमें तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरी दुनिया में मिलावट तस्वर ही नहीं है, ओवर रेट कुछ दवाई का बेचना तस्वर नहीं है। हम क्या करते हैं, आप सब लोग गवाह हैं। अपना डाले खाना का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सर।